रास्ता रोकते हैं। लेकिन ये सफर सिर्फ मॉन्स्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। जब उनका सामना एक मिस्टीरियस और पावरफुल प्रजाति से होता है तो सर्वाइवल की डेफिनेशन ही बदल जाती है। क्या हाजिमे अपनी स्ट्रैटेजिक स्किल्स का इस्तेमाल करके रिरुई को एक महान योद्धा बना पाएगा, या फिर इस मिस्टीरियस डंजन के राज उन पर हावी हो जाएंगे? बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्शन पैक्ड रीकैप। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका पीछा एक मॉन्स्टर कर रहा होता है। वो लड़का जल्दी ही समझ जाता है कि सर्वाइवल के लिए फाइट करना ही अब एकमात्र ऑप्शन है। उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल दिखाई गई है क्योंकि वो ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, पर अब मुझे निकलना चाहिए क्योंकि मैं आप सब के लिए फ्रेश मीट लेने जा रहा हूँ। तभी वो एल्डरली लेडी जो कि विलेज की रेसिडेंट हैं, उन्हें टोकते हुए कहती हैं, हाजिमे, मुझे लगता है आजकल तुम्हारे पास काफ़ी फ्री टाइम रहने लगा है। क्यों ना मैं तुम्हें एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाऊं? अगर तुम शादी कर लोगे तो यहाँ और भी अच्छे से सेटल हो पाओगे। ये सुनते ही हाजिमे थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और शर्माते हुए मना कर देता है, नहीं नहीं, मैं अभी ऐसे ही बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो वहाँ से सीधा डंजन यानी शिकार वाली जगह की तरफ निकल जाता है। जैसे ही हाजिमे गेट के पास पहुंचता है, वहां उसे एक एल्डरली सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो हाजिमे की तरह ही काफ़ी एक्सपीरियंस दिखता है। हाजिमे उसे बताता है कि वो दोबारा यहाँ शिकार के लिए आया है ताकि विलेज के लिए मीट कलेक्ट कर सके। गार्ड उसे एंट्री रजिस्टर में साइन करने को कहता है। हाजिमे वहाँ अपना नाम लिखता है और अंदर जाने लगता है, वहाँ से आगे निकलने लगता है। रिरुई उसे पीछे से आवाज़ देती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए रुके। वो जिद करती है कि वो भी उसके पीछे पीछे आएगी। हाजिमे उसे क्लियरली वार्निंग देता है और कहता है, मुझे फॉलो मत करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन रिरुई हार नहीं मानती। वो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वो काफ़ी टैलेंटेड है और हाजिमे की बहुत हेल्प कर सकती है, इसलिए उसे अपने साथ ले जाना एक अच्छा आइडिया होगा। इसी बीच उनका सामना एक अचानक एक मॉन्स्टर से होता है। रिरुई उस मॉन्स्टर को देखकर इतनी ज़्यादा टेरिफाई हो जाती है कि डर के मारे उसका कंट्रोल निकल जाता है और वो वहीं पैंट में टॉयलेट कर देती है। से मॉन्स्टर को प्रोसेस करता है और मीट लेकर सीधा गिल्ड पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात ऑलिव से होती है जो गिल्ड में काम करती है। हाजिमे उसे वो मीट हैंड ओवर करता है और कहता है कि वो इस मीट को प्रॉपरली हैंडल और प्रोसेस कर ले। ऑलिव जैसे ही हाजिमे के साथ एक अनजान बच्ची को देखती है, वो हैरान हो जाती है और मजाक में पूछती है, हाजिमे, क्या तुमने अब बच्चे किडनैप करना शुरू कर दिया है? हाजिमे तुरंत इस बात को मना करता है और क्लैरिफाई करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसे पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये बच्ची उसे डंजन के अंदर मिली थी। ऑलिव ये सुनकर हाजिमे को पूरा यकीन हो जाता है कि वो पागल लड़की खाने का इंतजाम करने के लिए या शिकार करने के लिए उस फॉरेस्ट की तरफ ही गई होगी। हाजिमे उसे एक नंबर की इडियट कहता है और बिना कोई वक्त बर्बाद किए फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। भागते हुए उसके दिमाग में अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो सोचने लगता है कि शायद उसने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि जब वो छोटा था तब वो भी सर्वाइवल और फूड के लिए इसी तरह अपनी जान खतरे में डालता था। उसे रियलाइज़ होता है कि रिरुई की सिचुएशन भी बिल्कुल उसके पास्ट जैसी ही है। जैसे ही हाजिमे फॉरेस्ट के अंदर पहुंचता है, वो देखता है कि रिरुई उस मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने खड़ी है और वो क्रीचर उस पर अटैक्टर की बॉडी को कैसे प्रोसेस किया जाता है ताकि वैल्यूएबल रिसोर्सेज और मीट निकाला जा सके। रिरुई इतनी ज़्यादा इमोशनल और हैप्पी हो जाती है कि वो दौड़कर हाजिमे को गले लगा लेती है। जब हाजिमे वापस लौटता है तो ऑलिव उससे मिलती है। ऑलिव थोड़ी कंसर्न दिखती है और उससे पूछती है, हाजिमे, क्या तुमने सच में डिसीजन ले लिया है? क्या तुम इसे पूरी तरह एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? हाजिमे अपने दिमाग में सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है। वो एक प्रोफेशनल एडवेंचरर है जिसे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और डेंजरस मिशंस पर जाना पड़ता है। वो सोचता है कि रिरुई को उसके साथ रहने के लिए काफ़ी टफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, पर वो अब पीछे नहीं हटना चाहता था। फाइनली हाजिमे उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। दिन भर की थकावट के बाद वो दोनों सुकून से सोते हैं। ये अपनी एक फीमेल फ्रेंड से डिस्कस करता है। जब वो रिरुई की अडल्ट फॉर्म को डिस्क्राइब करता है और मजाक मजाक में कहता है कि उसके फिजिकल एसेट्स उस फ्रेंड से भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप थे, तो वो फ्रेंड शर्म के मारे लाल हो जाती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है। इसके बाद हाजिमे रिरुई को एडवेंचरर लाइफ का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट रूल समझाता है। वो कहता है कि अब जब तुम मेरी पार्टी में हो तो तुम्हें एक प्रोफेशनल एडवेंचरर की तरह काम करना होगा। अगर काम नहीं करोगी तो खाना नहीं मिलेगा। ये उनकी पार्टी का सख्त रूल है। रिरुई इस बात को सीरियसली लेती है और दोनों गिल्ड पहुंचते हैं। गिल्ड में हाजिमे ऑलिव को बताता है कि रिरुई एक रेयर स्पीशीज है, जिस पर ऑलिव उसे अश्योरेंस देती है कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखेगी। ऑलिव उन्हें शुरुआत के लिए मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करने का एक सिंपल क्वेस्ट सजेस्ट करती है, पर हाजिमे उसे रिजेक्ट कर देता है। वो चाहता है कि रिरुई की कॉम्बैट ट्रेनिंग स्टार्ट हो, इसलिए वो एक स्लाइम हंटिंग का कमीशन सिलेक्ट करता है।
जैसे ही वो लोग डंजन के अंदर एंटर करते हैं, रिरुई अपनी स्वॉर्ड निकालकर थोड़ा कूल और इंटिमिडेटिंग बनने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसकी स्वॉर्ड अब दुश्मनों के खून की प्यासी है, लेकिन जैसे ही एक आम है कि अब ट्रेनिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, इसलिए वो कहता है कि अब ब्रेक लेकर लंच के लिए चलते हैं। जब वो दोनों खाने बैठते हैं, हजीमे रिरुई को फूड ऑफर करता है, पर रिरुई सरप्राइजिंग तरीके से मना कर देती है और कहती है कि उसे भूख नहीं है। वो हजीमे को बताती है कि उसे एडवेंचरर पार्टी का वो रूल अच्छे से याद है कि जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि आज वो कोई भी मॉन्स्टर डिफीट नहीं कर पाई, इसलिए वो फील करती है कि उसके पास खाना खाने का कोई राइट नहीं है। हजीमे तुरंत समझ जाता है कि रिरुई के दिमाग में क्या चल रहा है। वो एक्चुअली काफ़ी इनसिक्योर महसूस कर रही है। पूरा करने के बाद दोनों वापस विलेज की तरफ लौटने लगते हैं। रास्ते में उन्हें ऑलिव मिलती है, जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिख रही होती है। ऑलिव हाजिमे से कहती है कि उसे रिग्रेट है क्योंकि वो रिरुई की बैकग्राउंड और स्पीशीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल्स कलेक्ट नहीं कर पाई। पर हाजिमे उसे बताता है कि उनका दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा और रिरुई ने अपना पहला शिकार कर लिया है। रात को जब हाजिमे और रिरुई सुकून से सो रहे होते हैं, दूसरी तरफ ऑलिव अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखती है। उसे फाइनली रिरुई की स्पीशीज़ से रिलेटेड कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं। उन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी रेयर स्पीशीज़ है जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर रात के वक्त अचानक ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इनकी बॉडी लेट नाइट आवर्स में रैपिड ग्रोथ शो करती है और ये एक मैच्योर अडल्ट में बदल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इस अडल्ट फॉर्म में वो सोते हुए हजीमे के काफ़ी क्लोज जाती है और उसे स्निफ करने लगती है। वो कहती है कि हजीमे की बॉडी से सच में बहुत ही अमेजिंग स्मेल आ रही है। अगले दिन जब हजीमे ऑलिव से मिलने गिल्ड पहुंचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लीपी और ड्रेन्ड दिख रहा होता है। उसकी हालत देखकर ऑलिव हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या वजह है जो आज वो इतना थका हुआ महसूस कर रहा है। हजीमे बताता है कि कल रात उसे एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना आया था, जिस वजह से वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया और इसी वजह से आज उसकी फिजिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब दिख रही है। ऑलिव हजीमे को बताती है कि उसने उस मिस्टीरियस स्पीशीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है जिसके बारे में हजीमे ने पूछा था। वो रिवील करती है कि रिरुई एक्चुअली एक सक्यूबस स्पीशीज़ से बिलोंग करती है। ऑलिव डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि उनके वर्ल्ड में ह्यूमंस, ड्वार्फ्स, एल्व्स और बीस्ट्स तो काफ़ी कॉमन है, पर सक्यूबस जैसी स्पीशीज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। ये स्पीशीज़ बिल्कुल वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स की तरह एक अलग और स्पेशल कैटेगरी में आती हैं, जिन्हें लोग अक्सर रेयर स्पीशीज़ के नाम से जानते हैं। हजीमे ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और ऑलिव से कंफर्म करता है कि क्या वो इस इन्फॉर्मेशन को लेकर पूरी तरह श्योर है। ऑलिव जब कंफर्म कर देती है तो हजीमे को रियलाइज़ होता है कि उसे अब किसी ऐसे पर्सन से मिलना होगा जो इस रेयर स्पीशीज़ के बारे में डीपली जानता हो और रिरुई को हैंडल करने में उसकी हेल्प कर सके। हजीमे के दिमाग में एक पर्सन का नाम आता है और वो डिसाइड करता है कि उसे तुरंत वहाँ जाना चाहिए। हजीमे रिरुई को लेकर उस एड्रेस पर पहुँचता है जहाँ उसे वो एक्सपर्ट मिलने वाली थी। वहाँ पहुंचकर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम वेरोनिका है। वेरोनिका दिखने में काफ़ी स्टनिंग और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी वाली होती है। जब हजीमे वहाँ एंटर करता है, वो नोटिस करता है कि वेरोनिका अभी काफ़ी बिजी है और किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डील या ट्रांजैक्शन फाइनलाइज कर रही है। वेरोनिका एक मैन के साथ डील नेगोशिएट कर रही होती है जो उसे कुछ पैसे ऑफर कर रहा होता है, बट वेरोनिका को वो अमाउंट वेरी लो और इंसल्टिंग लगता है। वो उसे क्लियर वर्ड्स में कहती है कि इतने कम पैसों में तो वो उसका 1 आवर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो पूरी डील तो इम्पॉसिबल है। जब वो मैन थोड़ा अग्रेसिव होने लगता है और उसे फोर्स करने का ट्राई करता है तो वेरोनिका तुरंत एक्शन लेती है। वो उसे पकड़कर सीधा ग्राउंड पर पटक देती है, जिससे उसकी कंडीशन वेरी बैड हो जाती है। वेरोनिका उसे वार्न करती है कि उसे क्या लगा था कि इतने सस्ते में उसका बिजनेस खरीद लेगा, ऐसा डेफिनेटली नहीं होगा, और वो उसे वहाँ से उठाकर बाहर फेंक देती है। इसके बाद हाजिमे फाइनली वेरोनिका से मिलता है। हमें पता चलता है कि वेरोनिका एक वेरी प्रोफेशनल और सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। हाजिमे को देखकर वो कहती है कि लेटर में जिस गर्ल का मेंशन था शायद वो यही है। हाजिमे कंफर्म करता है कि हाँ, वो रिरुई के बारे में ही बात कर रहा था। वेरोनिका रिरुई से उसका हाथ मांगती है। जैसे ही रिरुई अपना हाथ आगे बढ़ाती है, वेरोनिका एक स्पेशल मैजिक परफॉर्म करती है, जिससे रिरुई की बॉडी अचानक ग्रो करने लगती है। रिरुई सरप्राइज होकर पूछती है कि उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया। वेरोनिका एक्सप्लेन करती है कि ये सब उसकी स्ट्रेंथ के रीज़न से पॉसिबल हुआ। वेरोनिका की पावर्स देखकर रिरुई वेरी इंस्पायर्ड हो जाती है। वो कहती है कि वो भी उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है और उसे रियलाइज़ होता है कि इसके लिए उसे अब वेरी मच ट्रेनिंग और हार्डवर्क करने की रिक्वायरमेंट होगी।
वेरोनिका कंफर्म करती है कि हाजिमे का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट था। वो बताती है कि रिरुई की स्पीसीज और उनका नेचर बिल्कुल उनकी तरह ही है। हाजिमे ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स होता है, पर वो वेरोनिका की पर्सनैलिटी से अच्छे से वाकिफ़ है। वो सीधा पॉइंट पर आता है और पूछता है कि इस एडवाइस और हेल्प के बदले उसे कितना पेमेंट या कॉम्पनसेशन देना होगा। वेरोनिका पहले तो प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, पर हाजिमे उसे सीरियसली इंटरप्ट करता है। वो कहता है कि वो वेरोनिका को काफ़ी टाइम से जानता है और उसे पता है कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक है। हाजिमे को डर था कि अगर उसने पेमेंट नहीं दी तो वेरोनिका पक्का फ्यूचर में कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगी या कोई अजीब शर्त सामने रखेगी। वेरोनिका को हाजिमे की इतनी सीधी बात सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, पर वो सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हाजिमे अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा होता है। इस बीच रिरुई की बॉडी ओवरनाइट फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो अपने ग्रोन अप फॉर्म में आ जाती है। अचानक मेन गेट पर कोई नॉक करता है और रिरुई दरवाज़ा खोलने जाती है। वो देखती है कि सामने वेरोनिका खड़ी है। वेरोनिका रिरुई को अडल्ट फॉर्म में देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती है और कहती है कि उसकी ग्रोथ सच में काफ़ी फास्ट और रिमार्केबल है। इन दोनों की बातों और दरवाजे की आवाज़ की वजह से हाजिमे की डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो थोड़ा इरिटेटेड होकर पूछता है कि आखिर इतनी सुबह यहाँ क्या हंगामा चल रहा है और इतना शोर क्यों हो रहा है। वेरोनिका हाजिमे से कहती है कि मेरे पास एक प्रपोजल है, क्यों ना तुम रिरुई को मेरे पास छोड़ दो। उसके पास काफ़ी नेचुरल टैलेंट है और वो मेरे बिजनेस एक्सपेंशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। हाजिमे पहले तो काफ़ी सरप्राइज होता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बट फिर हाजिमे के मन में एक प्रैक्टिकल थॉट आता है। वो सोचता है कि इफ़ रिरुई मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं अपने एडवेंचरर मिशंस को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कंप्लीट कर पाऊंगा। अकेले काम करना काफ़ी सिंपल और इजी हो जाएगा। रिरुई वहाँ खड़ी ये सब सुन रही होती है और हाजिमे की ये बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो इमोशनली हर्ट हो जाती है और वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाती है। दूसरी तरफ वेरोनिका एक स्मार्ट स्माइल के साथ कहती है कि कल तुमने मुझे कहा था ना कि मैं काफ़ी अपॉर्चुनिस्ट हूँ, तो देख लो मैंने वही किया जो मेरे लिए बेनिफिशियल था। इसके बाद का सीन सीधा डंजन के एंट्रेंस गेट का है, जहाँ वो लोग आज फिर से एंट्री लेने वाले होते हैं। हाजिमे रिरुई को एनकरेज करने के लिए कहता है कि आज का मिशन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है और तुम्हें इसमें काफ़ी फन मिलेगा। रिरुई काफ़ी हर्ट महसूस कर रही होती है और टॉन्ट मारते हुए कहती है, मैं तो आपके लिए सिर्फ एक यूजलेस बोझ हूँ ना, आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप मुझे किसी और को सौंपना चाहते हैं। हाजिमे उसकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है कि रिरुई काफ़ी टैलेंटेड है और उसे खुद पर डाउट नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो दोनों फाइनली डंजन के अंदर एंटर करते हैं। डंजन के अंदर जाकर भी हाजिमे का दिमाग शांत नहीं होता। वो अभी भी वही पुरानी बात सोच रहा होता है कि क्या रिरुई को वेरोनिका के पास भेजना सही डिसीजन होगा। उसे लगता है कि अगर वो चली गई तो उसकी एडवेंचरर लाइफ फिर से सिंपल हो जाएगी और उसे किसी की एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो अपने सराउंडिंग्स पर फोकस नहीं कर पाता। अचानक हाजिमे का पैर एक हिडन ट्रैप पर पड़ जाता है। एक ब्राइट मैजिकल सर्कल एक्टिवेट होता है और रिरुई भी उसके रेंज में आ जाती है। कुछ ही सेकंड्स में वो दोनों वहां से गायब होकर एक बिल्कुल नई और अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसी बीच बाहर वो एक्सपीरियंस्ड गार्ड, जिसे लोग कॉकडोल के नाम से भी जानते हैं, पूरा सीन देख रहा होता है। वो बताता है कि इस डंजन में टोटल 10 फ्लोर्स हैं और हर लेवल पर मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। उसके एस्टिमेशन के हिसाब से वो दोनों टेलीपोर्ट होकर डंजन के सबसे नीचे वाले डीप फ्लोर्स पर पहुंच गए हैं। वहां के मॉन्स्टर्स इतने डेडली हैं कि वो वेरोनिका जैसी पावरफुल लेडी के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हाजिमे को जब सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आती है तो वो बिना एक पल ज़ाया किए लोअर फ्लोर्स की तरफ भागना शुरू कर देता है ताकि वो उन्हें रेस्क्यू कर सके। दूसरी तरफ रिरुई वेरोनिका से कहती हैं कि वो उसकी पूरी हेल्प करेगी क्योंकि वो अब इस सिचुएशन में साथ फंसी हुई हैं। ये देखकर काफ़ी फनी लगता है कि एक छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बिजनेस वुमन और वॉरियर को प्रोटेक्शन देने का अश्योरेंस दे रही है। रिरुई दिखाने की कोशिश करती है कि वो एक रियल एडवेंचरर है और काफ़ी करेजियस है, इसलिए उसका स्ट्रांग होना नेचुरल है। पर रियलिटी में वो अंदर से बहुत ज़्यादा टेरिफाइड होती है और उसकी बॉडी डर के मारे कांप रही होती है। तभी अचानक उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखते ही रिरुई की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसकी सारी बहादुरी पल भर में गायब हो जाती है। लेकिन वेरोनिका बिल्कुल काम रहती है। वो आगे बढ़ती है और सिर्फ एक पावर पैक्ड पंच से उस मॉन्स्टर को ज़मीन पर ढेर कर देती है। रिरुई ये देखकर हैरान रह जाती है और वेरोनिका की स्ट्रेंथ की तारीफ करते हुए कहती है कि आप तो सच में काफ़ी अमेजिंग और पावरफुल हैं। वेरोनिका रिरुई को ऑब्जर्व करती है और पूछती है कि क्या वो उस मॉन्स्टर को देखकर डर गई थी।
रिरुई अपनी ईगो को मेंटेन करने के लिए झूठ बोल देती है कि वो बिल्कुल नहीं डरी थी और ये उसके लिए एक नॉर्मल बात थी। पर उसी वक्त उनकी किस्मत पलट जाती है क्योंकि एक बहुत ही जाइगैंटिक और टेरिफाइंग मॉन्स्टर वहां अपीयर होता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर रिरुई का सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो लिटरली रोने लगती है। वेरोनिका उसे चुप करवाती है और वो दोनों अपनी जान बचाकर तुरंत एक केव की तरफ भागने लगती हैं। केव के अंदर पहुंचकर उन्हें एक बड़ा सा चेस्ट दिखता है। सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होती है और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तब रिरुई अचानक एक सरप्राइजिंग डिसीजन लेती है। वो वेरोनिका से कहती है कि आप इस चेस्ट के अंदर छुप जाओ ताकि आप सेफ रहो और मैं बाहर रहकर उस मॉन्स्टर से लड़ाऊंगी और आपकी हेल्प करूंगी। वो चाहती है कि वेरोनिका सेफ रहे जबकि वो खुद उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। रिरुई की सेल्फलेस बात सुनकर वेरोनिका काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है और कहती है कि तुम्हारा स्पिरिट सच में बहुत ही यूनिक है। पर वो उसे समझाती है कि एक एडवेंचरर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिना सोचे समझे अपनी लाइफ खतरे में डाल दो। वेरोनिका सजेस्ट करती है कि उन्हें फाइट करने के बजाय अभी हाइड हो जाना चाहिए और वो दोनों उस चेस्ट के अंदर छुप जाती हैं। बाहर वो जाइगेंटिक मॉन्स्टर उनका वेट कर रहा होता है और केव के एंट्रेंस पर नजर रखता है ताकि जैसे ही वो बाहर आए वो उन पर अटैक कर सके। चेस्ट के अंदर काफी नैरो स्पेस होती है जहां वेरोनिका रिरुई को मैनिपुलेट करने का ट्राई करती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो एक एडवेंचरर क्यों बनना चाहती है जबकि ये फील्ड इतना डेंजरस है। रिरुई के पास इसका कोई तुरंत जवाब नहीं होता। वेरोनिका आगे कहती है कि रिरुई के पास नेचुरल ब्यूटी और चार्म है जो एक बहुत बड़ा बिजनेस एसेट बन सकता है। वो उसे ऑफर करती है कि अगर वो उसके साथ ज्वाइन हो जाए तो वो बिना अपनी लाइफ रिस्क में डाले बहुत सारा पैसा कमा सकती है। रिरुई ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद उसका हाजिमे से दूर जाना ही सब के लिए बेस्ट है। उसे लगता है कि अगर वो वेरोनिका के साथ चली गई तो हाजिमे की लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ हाजिमे फुल स्पीड में उस केव तक पहुंच जाता है। वो वहां उस मॉन्स्टर को देखता है और बिना किसी हेजिटेशन के अपना वेपन यूज करता है। हाजिमे का अटैक इतना पावरफुल और फास्ट होता है कि वो मॉन्स्टर एक ही पल में पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाता है। मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद हाजिमे की नज़र ग्राउंड पर पड़ती है जहां उसे रिरुई की शर्ट का एक फटा हुआ हिस्सा मिलता है। ये देखकर हाजिमे काफ़ी डर जाता है और उसे लगता है कि शायद वो बहुत लेट हो गया है और रिरुई अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और वो काफ़ी गिल्टी महसूस करने लगता है। हाजिमे काफ़ी टेंस होता है, पर जैसे ही वो उस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करता है वो देखता है कि रिरुई और वेरोनिका दोनों अंदर बिल्कुल सेफ हैं। उन्हें सही सलामत देखकर हाजिमे की जान में जान आती है और उसकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। वो तुरंत उन्हें बाहर निकालता है और कहता है, चलो अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं, अभी हमें अपना बचा हुआ काम भी फिनिश करना है। डंजन से एग्जिट करते वक्त वो लोग काफ़ी सारी वैल्यूएबल आइटम्स और रेयर रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं ताकि उन्हें गिल्ड में बेचकर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। फाइनली जब वो लोग सेफली बाहर आ जाते हैं तो रिरुई थोड़ी इमोशनल और सैड दिखती है। वो हाजिमे से कहती है, हाजिमे सैन, आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल सही कहा था, मेरे पास कोई फाइटिंग स्किल्स नहीं है और मैं शायद कभी आपके काम नहीं आ पाऊंगी। एक एडवेंचरर के तौर पर मैं पूरी तरह फेल हो गई हूँ। हाजिमे उसे तुरंत इंटरप्ट करता है और समझाते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसने कहा तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है? तुम्हारा सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि तुम एक नंबर की स्टूपिड हो जो हमेशा हंसती रहती है। तुम्हारी यही पॉजिटिव एनर्जी मुझे हमेशा बूस्ट करती है और टफ सिचुएशंस में मोटिवेट रखती है। हाजिमे की ये बात सुनकर रिरुई के फेस पर फिर से स्माइल आ जाती है। उन दोनों के बीच का ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखकर वेरोनिका काफ़ी इंप्रेस होती है। वो एडमिट करती है कि उसे लगा था हाजिमे इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा और फेल हो जाएगा, पर उनका बॉन्ड एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा डीप है। वेरोनिका कहती है कि अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि रिरुई को हाजिमे के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि वही उसका सही पार्टनर है। इसी इमोशनल और हैप्पी नोट पर एपिसोड 2 की स्टोरी खत्म हो जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाजिमे और रिरुई मार्केट आए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स खरीदने के लिए। रिरुई नोटिस करती है कि आज मार्केट में नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। वो हाजिमे से पूछती है कि आज यहाँ इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। हाजिमे उसे एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली पास में ही एक नया डंजन डिस्कवर हुआ है। नए डंजन की न्यूज़ मिलते ही दूर दूर से बहुत सारे एडवेंचरर्स यहाँ आ गए हैं और इसी रीज़न से मार्केट में इतनी भीड़ दिख रही है। आगे बढ़ते वक्त रिरुई का ध्यान अचानक वहां मिलने वाले टेस्टी फूड आइटम्स पर चला जाता है और वो वहीं रुककर उन्हें देखने लगती है। हाजिमे उसे टोकता है और कहता है कि टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी चलो क्योंकि उनका मेन एम आज रिरुई के लिए नए क्लोथ्स खरीदना है। वो उसे समझाता है कि उन्हें अपना काम प्रायोरिटी पर फिनिश करना चाहिए।
रास्ते में चलते हुए रीरुई की नज़र एक बहुत ही यूनिक और सुंदर एग पर पड़ती है जो दिखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा होता है। रीरुई उस एग को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। हजीमे क्यूरियोसिटी के साथ शॉपकीपर से पूछता है कि ये आखिर किस बर्ड का एग है। शॉपकीपर उसे क्लियर आंसर देता है कि उसे खुद इस बात की कोई नॉलेज नहीं है कि ये किस क्रीचर का एग है और ये कहाँ से आया है। शॉपकीपर एक्सप्लेन करता है कि वो बस ट्रैवल कर रहा था जब उसे अचानक ही यूनिक एग मिला। वो बताता है कि उसे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर उसे लगता है कि ये शायद कोई डेकोरेशन पीस या कलेक्टेबल आइटम हो सकता है। रिरुई को वो एग इतना पसंद आता है कि वो तुरंत हाजिमे से उसे खरीदने की रिक्वेस्ट करने लगती है। हाजिमे पहले तो मना कर देता है और कहता है कि ये फिजूल खर्ची है और इस एग का कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, पर रिरुई इतनी मासूमियत और प्यार से प्लीज़ प्लीज़ कहकर जिद करती है कि हाजिमे को फाइनली हार मानकर वो एग खरीदना ही पड़ता है। एग खरीदने के बाद जब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो हाजिमे मजाक में पूछता है, तो रिरुई बताओ इस एग को कैसे पकाकर खाना है। रिरुई ये सुनकर थोड़ा चिढ़ जाती है और तुरंत कहती है कि ये एग खाने के लिए नहीं है, बल्कि वो इसे एक पेट या यादगार की तरह संभाल कर रखेगी। इसी बीच रास्ते में हाजिमे अचानक एक लड़की से टकरा जाता है जो कि वहाँ की एल्फ ऑलिव होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ रिरुई के लिए नए क्लोथ्स की शॉपिंग फाइनलाइज हो चुकी है। जब रिरुई वो नए कपड़े पहनकर सबके सामने आती है तो वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी ब्यूटी की काफ़ी तारीफ करते हैं। वो नए आउटफिट में सच में काफ़ी अमेजिंग दिख रही होती है। दूसरी तरफ हाजिमे वहाँ अपना मील एंजॉय कर रहा होता है और रिरुई को एडवाइस करता है कि वो जल्दी से अपने क्लोथ्स चेंज कर ले ताकि वो बिना किसी डीले के घर के लिए निकल सके। रिरुई कपड़े बदलने के लिए जाने ही वाली होती है कि अचानक उसकी नज़र हाजिमे की फूड प्लेट पर पड़ती है। वहाँ एक कुक्ड एग देखकर वो पूरी तरह पैनिक हो जाती है। वो तुरंत हाजिमे के पास आती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, ये आपने क्या किया? आपने मेरा वो स्पेशल एग फोड़ दिया। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि आप उसे खा जाओगे। मुझे आपके भरोसे उसे छोड़ना ही चाहिए था। रिरुई काफ़ी इमोशनल हो जाती है और हाजिमे पर केयरलेसनेस का ब्लेम लगाने लगती है। हाजिमे बिना किसी टेंशन के बड़े ही काम तरीके से अपना साइड क्लियर करता है। वो रिरुई को वो एग दिखाता है और कहता है, थोड़ा ध्यान से तो देखो बेवकूफ़, ये एग साइज में कितना टाइनी है। तुम्हारा वाला एग तो काफ़ी जाइगेंटिक था, तो मैं उसे इस छोटी सी प्लेट में कैसे खा सकता हूँ। हाजिमे की लॉजिकल बात सुनकर रिरुई को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों फिर से डंजन की तरफ निकल जाते हैं। डंजन में पहुंचते ही रिरुई फिर से स्लाइम मॉन्स्टर के साथ कॉम्बैट स्टार्ट करती है, पर उसकी बदलक इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस क्रीचर से ढंग से लड़ ही नहीं पा रही होती। स्लाइम उल्टा रिरुई पर ही हावी होने लगता है और उस पर कंटिन्यूसली अटैक करता है। रिरुई स्ट्रगल कर रही होती है, पर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी काफ़ी लो दिखाई देती है। इसी फाइट के बीच हाजिमे की नज़र फिर से उसी मिस्टीरियस लड़की पर पड़ती है जो पहले भी डंजन के अंदर दिखाई दी थी। हाजिमे पहले तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और इसे इग्नोर करने का ट्राई करता है क्योंकि वो रिरुई की ट्रेनिंग और अपने मिशन पर फोकस करना चाहता है, पर उस लड़की की प्रेजेंस उसे थोड़ा सस्पिशियस लगने लगती है। हाजिमे अचानक सीरियस हो जाता है और सोचने लगता है कि इतनी छोटी बच्ची इस डेंजरस डंजन के अंदर आखिर क्या कर रही है। वो डिसाइड करता है कि वो उसे पकड़कर सेफ जगह ले जाएगा और उसके फैमिली मेंबर्स को ढूंढकर उन्हें सौंप देगा। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। वो अनजान लड़की अचानक एक स्लाइम के कांटेक्ट में आ जाती है और वो मॉन्स्टर उसे कैप्चर करके कंज्यूम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रिरुई की हालत भी काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि एक और स्लाइम उस पर अटैक करके उसे परेशान कर रहा होता है। हाजिमे ये सब देखकर हैरान रह जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये पूरा सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने पहले एक्सपीरियंस किया था जब उसने रिरुई को रेस्क्यू किया था। हाजिमे बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक्शन लेता है और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से उन दोनों को उस स्लाइम से बचा लेता है। डंजन से बाहर निकलने के बाद हाजिमे उस अनजान लड़की को लेकर सीधा उसके घर पहुंचता है। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, उस लड़की की दादी गुस्से में आकर अपनी पोती को एक काफ़ी सॉलिड पंच मारती हैं ताकि उसे अपनी गलती का रियलाइज़ हो। पर हाजिमे के लिए उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। वो हाजिमे की बहुत ज़्यादा तारीफ करती हैं और उसे धन्यवाद देती हैं कि उसने उनकी पोती की जान बचाई। दादी कहती हैं कि हाजिमे काफ़ी स्वीट और काइंड पर्सन है और उन्होंने गांव में काफ़ी अफवाह सुनी है कि हाजिमे ने एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है। हाजिमे हमेशा की तरह इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है और क्लैरिफाई करता है कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी लोग समझ रहे हैं। इसके बाद दादी फिर से अपनी पोती पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती हैं। वो उसे डांटते हुए कहती हैं कि उन्होंने उसे सख्ती से मना किया था कि वो डंजन के इतने पास कभी नहीं जाएगी, पर उसने उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की और अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी।
जैसे ही वो लड़की अन्यांगो वहाँ से बाहर जाती है, दादी धीरे से कहती हैं कि काश उनकी पोती को कोई ऐसा मेंटोर मिल जाता जो अगले 10 दिनों तक उसका ध्यान रख पाता और उसे गाइड करता। उनकी नज़र तुरंत हजीमे पर टिक जाती है। वो हजीमे से रिक्वेस्ट करती हैं कि क्या वो अन्यांगो की हेल्प करेगा और उसे डंजन के अंदर ट्रेनिंग देगा। हजीमे, जो हमेशा से अपने काम से काम रखने वाला इंसान है, इस रिक्वेस्ट को सुनते ही साफ मना कर देता है। दादी उसे कन्विंस करने के लिए पैसे ऑफर करती हैं, पर हजीमे फिर भी डिक्लाइन कर देता है क्योंकि वो किसी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं फंसना चाहता। दूसरी तरफ रिरुई उस लड़की को ऑब्जर्व कर रही होती है जो एक फोर्ज में यानी वर्कशॉप में बिजी है जहां वेपन्स बनाए जा रहे हैं। रिरुई नोटिस करती है कि जब अन्यांगो काम कर रही है तो वहां से एक अजीब और पावरफुल एनर्जी निकल रही है। वो क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है कि ये चमकती हुई शक्ति आखिर क्या है। अन्यांगो उसे एक्सप्लेन करती है कि वो दरअसल एक स्पिरिट है। ये स्पिरिट्स ही उनकी हेल्प करती हैं इतने हाई क्वालिटी और एडवांस्ड वेपन्स फोर्ज करने में। अन्यांगो काफ़ी डिटरमिन्ड दिखती है और बताती है कि उसका अल्टीमेट गोल भी यही है। वो इतनी स्ट्रांग बनना चाहती है कि एक दिन खुद अपने हाथों से सबसे बेहतरीन और पावरफुल वेपन्स क्रिएट कर सके। रिरुई अन्यांगो की इस मेहनत और पैशन को देखकर काफ़ी इंप्रेस हो जाती है, जबकि हजीमे अभी भी दादी की डील से बचने की कोशिश कर रहा है। रिरुई अन्यांगो से कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाओगी और तब ये सब काम ज़्यादा आसानी से कर पाओगी। पर अन्यांगो काफ़ी सीरियस हो जाती है और रिस्पॉन्ड करती है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो बताती है कि उसकी दादी ही उसकी फैमिली में एकमात्र पर्सन बची हैं। वो चाहती हैं कि उनकी दुनिया से जाने से पहले वो उन्हें ये दिखा सके कि वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है और उनके बिना भी अपना ख्याल रख सकती है। अन्यांगो की ये इमोशनल बात सुनकर रिरुई को रियलाइज़ होता है कि उन दोनों की सिचुएशन काफ़ी मिलती जुलती है। दोनों ही अपने दम पर कुछ प्रूव करना चाहती हैं। रिरुई डिसाइड करती है कि वो इसमें अन्यांगो की हेल्प करेगी। वो अन्यांगो से कहती है कि अगर वो हाजिमे से रिक्वेस्ट करेगी तो शायद वो उसे डंजन ले जाने के लिए मान जाए। जब रिरुई हाजिमे के पास जाती है और उसे अन्यांगो की डिटर्मिनेशन के बारे में बताती है तो हाजिमे फाइनली उनकी बात मान लेता है। ये सुनकर दोनों काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग डंजन में एंटर करते हैं जहां ट्रेनिंग के दौरान अन्यांगो पहली बार एक मॉन्स्टर को ख़त्म करने में सक्सेसफुल रहती है। अपने पहले शिकार के बाद अन्यांगो काफ़ी प्राउड फील करती है। वो रिरुई से कहती है कि तुमने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है और हाजिमे सैन ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है, जिस वजह से आज मैं ये माइलस्टोन अचीव कर पाई हूँ। वैसे गाइज, माइलस्टोन से याद आया, हम 100K के बिल्कुल करीब हैं। बस 200-300 सब्सक्राइबर्स और फिर हमारी सिल्वर प्ले बटन वाली फैमिली पूरी हो जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और कमेंट में 100K लिखना मत भूलना, ताकि मुझे पता चले कि ये आखिरी धक्का किन लोगों ने लगाया है। दोनों की दोस्ती अब काफ़ी गहरी हो चुकी है और वो एक दूसरे की प्रोग्रेस देखकर काफ़ी खुश हैं। फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग नेक्स्ट मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक सीन में ट्विस्ट आता है और काफ़ी सारे एडवेंचरर्स वहाँ से भागते हुए दिखते हैं। उनके पीछे कुछ बहुत ही पावरफुल और डेंजरस मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं। इन्हीं मॉन्स्टर्स के बीच में आलिया अपना बैलेंस खो देती है और वो गलती से एक मॉन्स्टर के अटैक के बिल्कुल नीचे आने वाली होती है। सही मौके पर हाजिमे वहाँ पहुँचता है और अपनी क्विक रिफ्लेक्सेस यूज़ करके उसे रेस्क्यू कर लेता है। इस हीरोइक रेस्क्यू के बाद आलिया के दिल में हाजिमे के लिए रिस्पेक्ट और फीलिंग बढ़ जाती है। उसकी बॉडी अचानक से ग्लो करने लगती है, जो दिखाता है कि वो हाजिमे की पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस हो गई है और उस पर क्रश डेवलप कर रही है। दूसरी तरफ रिरुई ये सब देख रही होती है और उसे बहुत बुरा लगता है। रिरुई को आलिया पर बहुत ज़्यादा जलन यानी जेलसी होने लगती है, जो कि काफ़ी ऑब्वियस रिएक्शन है जब कोई दूसरी लड़की आपके पार्टनर के इतने क्लोज आ जाए। रिरुई के इन इंटेंस इमोशंस की वजह से पूरा एरिया अचानक से बहुत ठंडा हो जाता है और टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है। हाजिमे को जब वो फ्रीजिंग कोल्ड महसूस होता है तो उसे लगता है कि शायद वेरोनिका आसपास ही है, क्योंकि अक्सर वेरोनिका की प्रेजेंस में ही उसे इस तरह का कोल्ड और हैवी प्रेशर फील होता है। पर सच तो ये है कि ये ठंड रिरुई के गुस्से और जेलसी की वजह से थी। रिरुई आलिया के पास जाती है और उसे क्लियर वर्ड्स में समझाती है कि एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड के पार्टनर पर दौरे नहीं डालने चाहिए। रिरुई की ये डायरेक्ट बात सुनकर आलिया लिटरली शॉक हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। वहीं हाजिमे अभी भी पूरे एरिया में वेरोनिका को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो यहीं कहीं छुपी हुई है और उन्हें ऑब्जर्व कर रही है। अचानक सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हाजिमे और अन्यांगो एक डेंजरस मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ये देखकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये वही मॉन्स्टर है जिसे हाजिमे पहले ही डिफीट कर चुका है। तो सवाल ये उठता है कि वो इस बार फाइट करने के बजाय पीछे क्यों हट रहा है। ऐसा लगता है कि सिचुएशन में कुछ अबनॉर्मल है, जिस वजह से हाजिमे रिस्क नहीं लेना चाहता और वहां से निकलने में ही भलाई समझता है।
इसी हेक्टिक सिचुएशन के बीच रिरुई अचानक फ्रंट पर आती है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस मॉन्स्टर का सामना करती है। उसके अंदर से एक इंटेंस मैजिकल पावर रिलीज होती है जो सीधा मॉन्स्टर को हिट करती है और उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। इस तरह रिरुई सही वक्त पर हाजिमे को रेस्क्यू कर लेती है और उसकी लाइफ बचा लेती है। पर जल्द ही हमें पता चलता है कि ये कोई रियल कॉम्बैट नहीं था, बल्कि रिरुई का एक सपना था। जैसे ही रिरुई की आंख खुलती है, वो एक्साइटमेंट में कहती है कि वो भी मैजिक यूज़ कर सकती है। वो भागते हुए हाजिमे के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने डिस्कवर कर लिया है कि उसके पास मैजिकल एबिलिटीज़ हैं और वो उनका इस्तेमाल कर सकती है। हाजिमे थोड़ा सरकास्टिक होकर रिस्पॉन्ड करता है। वो कहता है, मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ करते नहीं देखा, मेरे सामने तो तुम बस गहरी नींद में सो रही थी। रिरुई थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और एडमिट करती है कि हाँ, वो सो रही थी और ये उसका एक ड्रीम था। लेकिन वो अपनी बात पर इंसिस्ट करती है कि उस ड्रीम ने उसे रियलाइजेशन दिला दिया है। वो कहती है कि वो मैजिक के थ्रू हाजिमे की सपोर्ट सिस्टम बनना चाहती है और उसकी हर मिशन में हेल्प करना चाहती है। हाजिमे मजाक करते हुए कहता है कि मैजिक ड्रीम्स में यूज़ करना तो ठीक है, पर रियल लाइफ में फोकस करो और सपनों में ज़्यादा मत खो जाओ। फिर भी रिरुई का डिटर्मिनेशन कम नहीं होता। वो कहती है कि उसे सीरियसली अपनी स्पिरिट मैजिक के बारे में सीखना है ताकि वो एक यूज़फुल एडवेंचरर बन सके और अपनी पावर्स को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके। रेस्टोरेंट की वेट्रेस उन दोनों की डिस्कशन सुन रही होती है और वो सजेस्ट करती है कि अगर रिरुई मैजिक सीखने के लिए इतनी एक्साइटेड है तो हाजिमे को उसे किसी एक्सपर्ट के पास ले जाना चाहिए। वो कहती है कि उन्हें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि रिरुई के पास कौन सी स्पिरिट की मैजिक पावर हिडन है। हाजिमे इस सजेशन को सीरियसली लेता है और रिरुई को लेकर वहाँ से निकल जाता है ताकि उसकी एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके। ट्रैवल करते वक्त रिरुई के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो रेस्टलेस होकर पूछती है कि क्या सच में आज उसे अपनी स्पिरिट पावर के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर वो क्यूरियस होकर पूछती है कि आखिर ये स्पिरिट्स होते क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। हाजिमे उसे समझाने के लिए एक पुराना इंसिडेंट याद दिलाता है जब उसके कपड़े अचानक बर्न हो गए थे। वो एक्सप्लेन करता है कि उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो दरअसल स्पिरिट पावर ही थी जो रिरुई के बॉडी से जनरेट हुई थी। हाजिमे बताता है कि स्पिरिट्स ने उसे मैजिकल पावर्स तो दे दी हैं, पर उन्हें कंट्रोल करना अभी बाकी है। हाजिमे आगे एक्सप्लेन करता है कि नेचर में अलग अलग टाइप्स के स्पिरिट मैजिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फायर, वाटर और विंड। वो बताता है कि हर पर्सन का अपना एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है और रिरुई को भी वही ढूंढना होगा। फाइनली वो दोनों एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक स्पेशलिस्ट मिलती है जो उन्हें गाइड करने वाली थी। वो लेडी उन्हें एक सीक्रेट दरवाजे के पास लेकर जाती है जो दिखने में काफ़ी पुराना और मिस्टीरियस लग रहा होता है। वो लेडी अपने मैजिक का यूज़ करके उस कॉम्प्लिकेटेड लॉक को अनलॉक करती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, उन्हें एक बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है जो उस रूम के अंदर से आ रहा था। रिरुई थोड़ी नर्वस पर बहुत हैप्पी दिख रही है क्योंकि वो अपनी असली पावर्स के बहुत क्लोज पहुंच गई है। हाजिमे रिरुई को एनकरेज करता है कि वो बिना किसी हेजिटेशन के अंदर जाए और अपनी स्पिरिट एबिलिटीज़ के बारे में पता लगाए। वो उसे प्रॉमिस करता है कि अगर पाथ में कोई भी डिफ़िकल्टी आई तो वो उसे रेस्क्यू करने के लिए तुरंत पहुंच जाएगा। हाजिमे की बातों से रिरुई को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो ट्रायल एरिया की तरफ बढ़ जाती है। बट तभी वहाँ की इंचार्ज लेडी बताती है कि इस ट्रायल को स्टार्ट करने की कॉस्ट 5 सिल्वर कॉइन्स है। हाजिमे का फाइनेंशियल बजट फिलहाल थोड़ा टाइट है, पर रिरुई की प्रोग्रेस के लिए वो मैनेज करता है और वो कॉइन्स पे कर देता है। दूसरी तरफ रिरुई ट्रायल के अंदर एंटर कर चुकी है। स्टार्टिंग में उसे लगता है कि यहाँ कोई भी डेंजर नहीं है और सब कुछ काफ़ी मैनेजेबल है। वो पाथ में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स से मिलती है जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और क्यूट होते हैं। रिरुई को लगता है कि ये ट्रायल तो बहुत इजी है, बट अचानक उसके सामने एक काफ़ी टेरिफाइंग मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। वो बिना कोई रिस्क लिए वहाँ से तुरंत भागने लगती है और एक टनल के अंदर एंटर कर जाती है। जैसे ही वो उस टनल से बाहर निकलती है, सामने एक ब्यूटीफुल सी व्यू दिखाई देता है। रिरुई को वो ओशन काफ़ी अमेजिंग लगता है, बट तभी पानी के बीच से एक बड़ा सा टर्टल बाहर निकलता है। उस टर्टल को देखकर रिरुई फिर से डर जाती है, बट इस बार वो भागने के बजाय उसे फेस करने का डिसीजन लेती है। वो उस टर्टल को चैलेंज करती है और कहती है कि इफ़ वो फाइट करना चाहता है तो वो रेडी है। रिरुई काफ़ी इमोशनल है। वो फाइट करते वक्त रो भी रही है, पर अपना अटैक स्टॉप नहीं करती। जैसे ही वो उस पर अटैक करती है, उसे रियलाइज़ होता है कि वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है और उसे ईजिली न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। रिरुई को लगता है कि मे बी उसका टास्क यहाँ फिनिश हो गया है, बट तभी उसके माइंड में हाजिमे का फेस आता है। वो याद करती है कि हाजिमे ने उसके लिए कितनी हार्ड वर्क की है और उसे कितना सपोर्ट किया है।
उसे फील होता है कि उसे हाजिमे के लिए और भी बेहतर परफॉर्म करना होगा। रिरुई अपनी पूरी एनर्जी और पोटेंशियल यूटिलाइज करती है। जैसे ही वो अपनी मैक्सिमम पावर दिखाती है, अचानक उसे अपने हाथों पर एक स्ट्रेंज सेंसेशन फील होने लगती है। हम देखते हैं कि उसकी स्किन पर एक लिक्विड स्टाइल टैटू इमर्ज होता है जो देखने में काफ़ी यूनिक और मिस्टीरियस लगता है। रिरुई को समझ नहीं आता कि ये अचानक क्या हुआ, पर तभी वो जाइगेंटिक टर्टल वहाँ से गायब हो जाता है और वही पुराना डोर फिर से उसके सामने अपीयर होता है। रिरुई उस दरवाजे को खोलकर ट्रायल से बाहर आती है और काफ़ी एक्साइटेड होकर हाजिमे को बताती है कि अंदर उसे एक मुस्टैश्ड टर्टल मिला था। वहाँ मौजूद स्पेशलिस्ट लेडी एक्सप्लेन करती हैं कि इस टैटू का मतलब है कि एक हाई रैंक स्पिरिट ने रिरुई को सिलेक्ट किया है और उसे अपनी मैजिकल पावर्स ग्रांट की हैं। ये सुनकर हाजिमे अंदर से थोड़ा जेलस महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि उसने खुद कई बार इस ट्रायल डोर के अंदर जाने की कोशिश की थी, पर उसे आज तक वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हाजिमे को थोड़ा बुरा लगता है कि रिरुई को पहली बार में ही इतनी रेयर पावर मिल गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि रिरुई को जो पावर मिली है वो दरअसल एक मेजर स्केल है। इसका टेक्निकल मतलब ये है कि मल्टीपल स्पिरिट्स अब रिरुई की हेल्प करेंगे उसकी मैजिकल एबिलिटीज़ को एक्टिवेट और कंट्रोल करने में। रिरुई अपनी इस नई पावर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड हो जाती है। वो हाजिमे से जिद करती है कि वो तुरंत अपनी पावर का प्रैक्टिकल डेमो देखना चाहती है। फाइनली वो दोनों फिर से डंजन के अंदर एंटर करते हैं। रिरुई एक मॉन्स्टर को टारगेट करती है और अपनी पूरी फोकस के साथ मैजिक एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके हाथों से कोई मैसिव वाटर अटैक निकलेगा, पर रियलिटी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होती है। उसके हाथों से किसी पावरफुल अटैक के बजाय सिर्फ पानी के छोटे फाउंटेन्स निकलते हैं जो मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वो मॉन्स्टर बिना किसी एफर्ट के फिर से रिरुई को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है और उसे खाने लगता है। इसी फनी और क्लिफ हैंगर नोट पर यह एपिसोड फिनिश हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में ऑलिव रिरुई और अन्यांगो को एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देती है। वो बताती है कि उनका रीसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहा है और उनका लेवल ऑफिशियली अप हो चुका है। ये सुनकर दोनों काफ़ी हैप्पी और सेटिस्फाइड महसूस करती हैं। ऑलिव आगे एक्सप्लेन करती हैं कि अगर वो इसी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ती रहीं तो एक स्पेशल प्रमोशन टेस्ट देने के बाद वो ऑफिशियली प्रोफेशनल एडवेंचरर्स की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगी। अन्यांगो इस सिस्टम को लेकर थोड़ी क्यूरियस होती है और इसका एक्चुअल मीनिंग पूछती है। तब हाजिमे इंटरवीन करता है और उन्हें गिल्ड के स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफ करता है। वो बताती है कि एडवेंचरर्स को उनकी कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है और रैंक अप करने के लिए डिफिकल्ट ट्रायल्स क्लियर करने पड़ते हैं। ऑलिव हाजिमे को इन्फॉर्म करती है कि एक स्पेशलाइज्ड प्रमोशन क्वेस्ट फिलहाल अवेलेबल है और वो सजेस्ट करती है कि हाजिमे को इन दोनों को गाइड करते हुए वहां जाना चाहिए। जब उन्हें पता चलता है कि उस डंजन का नाम डंजन डिस्ट्रॉयर है तो रिरुई और अन्यांगो के एक्सप्रेशन पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। वो दोनों इतनी ज़्यादा टेरिफाइड हो जाती हैं कि उन्हें देखकर लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया है। उस डंजन की रेपुटेशन इतनी फॉर्मिडेबल है कि कोई भी नया एडवेंचरर वहां जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता, पर डर के बावजूद हाजिमे के गाइडेंस में वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। रास्ते में उन्हें एक हॉर्स कैरेज दिखाई देती है जो उनकी डायरेक्शन में ही आ रही है। इस लग्जरियस कैरेज के अंदर एक मिस्टीरियस गर्ल बैठी है जिसने अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रखी है। ऐसा लगता है कि ये नया कैरेक्टर उनकी इस मिशन में कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालने वाला है। दूसरी साइड हाजिमे रिरुई और अन्यांगो को लीड करते हुए प्रमोशन डंजन की तरफ निकल चुका होता है। जैसे ही वो लोग डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, वो डंजन देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर किसी ऑर्डिनरी केव जैसा नहीं बल्कि एक फ्लैट सिटी जैसा होता है जो देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है। हाजिमे और उसकी टीम इस सिटी लाइक डंजन के अंदर एंटर करते हैं। एनवायरनमेंट काफ़ी यूनिक होता है, इसलिए वो लोग मज़े करते हुए थोड़ा डीपर पार्ट्स में मूव करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक मैसिव गेट दिखाई देता है जो उनका अगला ऑब्स्टिकल होता है, पर उस गेट के अंदर जाने से पहले रिरुई अपना स्किल लेवल दिखाती है और रास्ते में आने वाले मल्टीपल स्लाइम्स को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर देती है। फाइनली जब वो लोग डंजन के कोर एरिया में पहुंचते हैं तो उनका सामना वहां के मेन बॉस से होता है जो कि एक पावरफुल स्केलेटन नाइट होता है। ये नाइट देखने में काफ़ी डेंजरस और इंटिमिडेटिंग लगता है। हाजिमे उन्हें समझाता है कि उनका प्रमोशन टेस्ट तभी पूरा होगा जब वो इस बॉस को कॉन्कर करेंगे। इस स्केलेटन नाइट को डिफीट करना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसे हराने के बाद ही वो ऑफिशियली प्रोफेशनल एडवेंचरर्स बन पाएंगे और उनकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। फाइट स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि वो स्केलेटन नाइट काफ़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में है। वो बड़ी आसानी से अन्यांगो के अटैक्स को न्यूट्रलाइज करता है और उसे पीछे फेंक देता है। इसके बाद रिरुई चार्ज करती है, पर नाइट उस पर भी हावी हो जाता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है।
रिरुई को लगता है कि ये सही समय है अपना स्पेशल वाटर मैजिक यूज़ करने का। उसे पूरा विश्वास होता है कि उसका मैजिक इस मॉन्स्टर को फिनिश कर देगा, पर रिजल्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है। मैजिक से कोई पावरफुल स्ट्रीम निकलने के बजाय सिर्फ इतना पानी निकलता है जैसे किसी नल से पानी टपक रहा हो। इस अटैक का स्केलेटन नाइट पर 0% असर होता है। नाइट गुस्से में रिरुई के पीछे भागता है और उसे बुरी तरह पीटने की कोशिश करता है, पर भागते भागते नाइट का पैर स्लिप हो जाता है और वो गलती से नीचे गिर जाता है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अन्यांगो और रिरुई मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड टीम अटैक परफॉर्म करती हैं और फाइनली उस बॉस मॉन्स्टर को एंड कर देती हैं। मॉन्स्टर के डिसअपियर होते ही वहाँ एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उन्हें एक मिस्टीरियस क्रिस्टल प्राप्त होता है। इस विक्ट्री के बाद उनका लेवल ऑफिशियली अप हो जाता है और वो अगले स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग वापस मेन गेट पर पहुंचते हैं तो उनके सामने वही लग्जरियस कैरेज यानी बग्गी खड़ी होती है जो उन्हें रास्ते में मिली थी। इस कैरेज के अंदर से वही मिस्टीरियस लड़की बाहर निकलती है, पर सबसे शॉकिंग पार्ट ये होता है कि उस कैरेज को कोई हॉर्स में नहीं बल्कि एक जायगैंटिक और टेरिफाइंग स्नेक पुल कर रहा होता है। इतने बड़े सांप को इतने पास देखकर अन्यांगो और रिरुई की फिजिकल कंडीशन काफ़ी खराब हो जाती है और वो डर के मारे पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं। रिरुई और अन्यांगो उस जाइगैंटिक स्नेक को देखकर पूरी तरह पैनिक हो जाती हैं और तुरंत हाजिमे के पीछे छुप जाती हैं। हाजिमे सिचुएशन को हैंडल करते हुए उन्हें समझाता है कि डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो बताता है कि ये स्नेक दरअसल एक लॉयल कंपेनियन है जो इस लेडी की हेल्प करता है। ये स्नेक उनके लिए नेविगेशन और विजुअल परसेप्शन का काम करता है। वो मिस्टीरियस लेडी जिनका नाम मेड्यूसा है, उनका एक्चुअल नाम काफ़ी लंबा है पर हम मेड्यूसा ही यूज़ करेंगे, एक्सप्लेन करती हैं कि ये स्नेक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इसकी हेल्प से ही सराउंडिंग्स को देख पाती हैं। अगले दिन तक सीन पूरी तरह चेंज हो जाता है। रिरुई का डर अब खत्म हो चुका है और वो इतनी कंफर्टेबल हो जाती है कि उस बड़े से स्नेक के ऊपर बैठकर मज़े से घूमने लगती है। मेड्यूसा और रिरुई के बीच एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड डेवलप हो जाता है और वो दोनों काफ़ी एंजॉय करती हैं। हाजी में थोड़ा प्रोफेशनल कंसर्न दिखाते हुए रिरुई को समझाता है कि उसे स्नेक के ऊपर से नीचे उतर जाना चाहिए। उसका मानना है कि रिरुई की वजह से मेड्यूसा की विजन ब्लॉक हो रही होगी क्योंकि वो स्नेक का इस्तेमाल रास्ता देखने के लिए करती हैं। जब रिरुई थोड़ा ऑकवर्ड होकर नीचे उतरने लगती है तो मेड्यूसा उसे प्यार से रोक लेती हैं और कहती हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है और वो वहाँ बैठ सकती है। इस इंसिडेंट के बाद हमें मेड्यूसा की बैकग्राउंड स्टोरी और उनकी स्पीशीज़ के बारे में एक बड़ा रिवील मिलता है। मेड्यूसा एक ऐसी रेयर स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं जिसके पास काफ़ी डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। उनकी एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो अनइंटेंशनली की किसी को हार्म पहुंचा सकती हैं। इसी रीज़न से वो हमेशा अपनी आंखें बंद रखती हैं और विजन के लिए पूरी तरह अपने कंपेनियन स्नेक पर रिलाई करती हैं। उनकी बंद आंखों के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो उन्हें इस दुनिया के बाकी लोगों से अलग और मिस्टीरियस बनाता है। मेडूसा की सबसे खतरनाक एबिलिटी ये है कि अगर वो अपनी आंखें खोल दे तो उसके विजन में आने वाली हर ऑब्जेक्ट या लिविंग क्रीचर इंस्टेंटली पत्थर में बदल जाती है। ये एक ऐसी पावर है जो किसी भी दुश्मन को पल भर में न्यूट्रलाइज कर सकती है। जब वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रिरुई अचानक ऊपर आकाश में एक फ्लाइंग व्हेल को देखती है और हाजिमे को दिखाती है। मेडूसा इस फ्लाइंग व्हेल के बारे में सोचने लगती है और बताती है कि उसने इस क्रीचर के बारे में काफ़ी सुना है। लोग कहते हैं कि इनका मीट काफ़ी टेस्टी होता है, पर मेडूसा ने आज तक इनका कलर नहीं देखा क्योंकि वो अपनी आंखें खोलने का रिस्क नहीं ले सकती। हाजिमे ये सुनकर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही डर चलता है कि उसे हमेशा मेडूसा के सामने आने से बचना होगा। उसे लगता है कि अगर मेडूसा ने गलती से भी उसकी तरफ देख लिया तो उसका पत्थर बनना तय है। जब वो लोग फाइनली डंजन के डीपर सेक्शन में पहुंचते हैं तो मॉन्स्टर्स की भीड़ उन पर अटैक करती है। इस क्राइसिस सिचुएशन में मेडूसा अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही उसकी नज़र मॉन्स्टर्स पर पड़ती है वो सब तुरंत स्टोन स्टैचूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेडूसा की इस टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को देखकर हाजिमे काफ़ी हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि इस पावर के इम्पैक्ट से पूरी बिल्डिंग या डंजन कोलैप्स हो सकता है। वो बिना देरी किए रिरुई और बाकी सबको वहां से तुरंत एग्जिट करने के लिए कहता है ताकि वो किसी बड़े खतरे में ना फंसें। सब लोग सेफ तरीके से बाहर निकल आते हैं। दिन खत्म होने के बाद हम अगला सीन देखते हैं जहां रात का समय है और वो सब एक साथ बैठकर डिनर एंजॉय कर रहे हैं। वो लोग अपनी सक्सेस और आज के डेंजरस एक्सपीरियंसेस के बारे में बातें करते हैं।
हमें दिखाया जाता है कि मेड्यूसा आसमान की तरफ निहार रही है, क्योंकि स्काई ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां उसका विजन किसी भी ऑब्जेक्ट को हार्म नहीं पहुंचाता। आसमान के अलावा धरती पर जो भी चीज़ उसकी नज़रों के सामने आती है वो इंस्टेंटली पेट्रिफाइड होकर पाषाण में कन्वर्ट हो जाती है। हाजिमे ये ऑब्जर्व करता है कि मेड्यूसा एक रेयर प्रजाति से बिलोंग करती है, इसलिए उनके पास ऐसी अद्भुत शक्तियों और बायोलॉजिकल ट्रेट्स का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। रात के समय एक और इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है जब रिरुई अपने अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके कंधे पर एक मिस्टीरियस सिंबल चमकने लगता है जो काफ़ी इंटेंस ग्लो रेडिएट कर रहा होता है। ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और एनिग्मैटिक लगता है। इस इवेंटफुल दिन के बाद सभी लोग काफ़ी थक चुके होते हैं और इवेंचुअली गहरी नींद में चले जाते हैं। मॉर्निंग होते ही एक अनएक्सपेक्टेड अनोमली सामने आती है। जैसे ही हाजिमे की नींद खुलती है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी एक छोटे बच्चे में बदल चुकी होती है। हाजिमे काफ़ी कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है कि आखिर उसके साथ ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया। लेकिन सरप्राइज सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता, मेड्यूसा के साथ भी एक चमत्कार होता है। वो नोटिस करती है कि अब वो बिना किसी संकोच के अपनी आंखें खोल सकती है। उसका पेट्रिफिकेशन मैजिक टेम्परेरी इनएक्टिव हो चुका है, जिस वजह से वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए दुनिया को देख पा रही है। मेड्यूसा इस नए एक्सपीरियंस से बहुत प्रसन्न होती है और पहली बार अपने आसपास की सुंदरता को एक्सप्लोर करती है। वो सब मिलकर इस नई सिचुएशन के साथ एडजस्ट करते हैं और आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। हाजिमे इस सिचुएशन को लेकर काफ़ी पजल्ड होता है और सोचने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्या ये सच में रियलिटी है? क्योंकि उसका अचानक से एक छोटे बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाना उसे बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। तभी वहाँ एक स्लाइम अपीयर होता है जो हाजिमे और मेड्यूसा दोनों को निगल लेता है। कुछ देर बाद जब वो उन्हें बाहर निकालता है तो वो सब इस नए डंजन एरिया को एक्सप्लोर करने लगते हैं। ट्रैवल करते हुए वो अचानक एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां उनके सामने एक विशाल समुंदर होता है। रिरुई को तुरंत रियलाइजेशन होता है कि ये बिल्कुल वही लोकेशन है जहां उसे अपनी वाटर मैजिक पावर प्राप्त हुई थी और जहां उसने उस जाइगेंटिक टर्टल का सामना किया था। वो हाजिमे को कंफर्म करती है कि ये वही पुरानी जगह है। तभी अचानक उनका ध्यान आकाश की तरफ जाता है जहां उन्हें वो फ्लाइंग व्हेल पहली बार इतने पास से विजिबल होती है। उसे देखकर रिरुई का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हाजिमे डीप थॉट में चला जाता है और उसे लगता है कि ये कोई नॉर्मल ड्रीम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक सपना होता तो रिरुई इस जगह को इतनी एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि ये सब कुछ रियलिटी में ही हो रहा है और उनके साथ जो फिजिकल चेंजेस हुए हैं वो रियल हैं। तभी अचानक हाजिमे की नज़र रिरुई के शोल्डर पर पड़ती है जहां उसे कुछ सस्पिशियस दिखाई देता है। हाजिमे रिरुई के कंधे पर उस पेक्यूलियर मार्क को ध्यान से देखता है और इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो कहता है कि ये तो वही आइडेंटिकल निशान है जो तुम्हें उस दिन मिला था जब तुमने उस जाइगेंटिक टर्टल से ब्लेसिंग रिसीव की थी। रिरुई इस बात को कंफर्म करती है और बताती है कि हाँ, ये वही पवित्र निशान है जो उसे उस क्रीचर ने प्रदान किया था। हाजिमे का दिमाग तेज़ी से काम करने लगता है और वो कंक्लूड करता है कि अब वो पूरी सिचुएशन समझ गया है। वो रिरुई को बताता है कि तुम दरअसल एक यूनिक एंटिटी हो जिसे हम सब बॉस लेवल भी कह सकते हैं। रिरुई काफ़ी कंफ्यूज दिखती है और पूछती है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। हाजिमे उसे एक्सप्लेन करता है कि ये टर्म उन विशेष लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन पे किसी पावरफुल क्रीचर की विशेष कृपा होती है और उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ होती हैं। हाजिमे को रियलाइज़ होता है कि रिरुई की असली शक्ति दरअसल ड्रीम मैनिपुलेशन या सपनों को रियलिटी में बदलने की पावर है। ये सुनकर मेड्यूसा काफ़ी प्रसन्न हो जाती है और रिरुई का धन्यवाद करती है। वो कहती है कि रिरुई की इस पावर की वजह से ही आज उसे इस सुंदर संसार को अपनी आंखों से देखने का मौका मिला है, जो उसके लिए एक सपने जैसा है। इसी बीच हाजिमे की बॉडी में एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आता है और वो अपने चाइल्ड फॉर्म से वापस अपने नॉर्मल अडल्ट फॉर्म में बदल जाता है। मेड्यूसा जैसे ही अडल्ट हाजिमे को देखती है वो उसकी पर्सनैलिटी और लुक से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि हाजिमे का फिजिकल अपीयरेंस और उसका ऑरा बिल्कुल उसके टेस्ट का है और वो उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। बिना किसी डिले के मेड्यूसा अपना प्रेम व्यक्त करती है और हाजिमे के सामने अपना लव कन्फेस कर देती है। वो हाजिमे से पूछती है कि क्या वो उसके साथ डेट पर बाहर चलेगा। मेड्यूसा का ये सडन कन्फेशन सुनकर हाजिमे का दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे और वो काफ़ी देर तक स्पीचलेस रहता है। दूसरी तरफ रिरुई की कंडीशन देखने लायक होती है। वो जेलसी से इतनी ज़्यादा जल रही होती है कि उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। फाइनली वो लोग गिल्ड वापस पहुंचते हैं, पर जल्द ही हाजिमे, रिरुई और अन्यांगो को एक नए एडवेंचर पर निकलना पड़ता है। मिशन के रास्ते में हाजिमे काफ़ी परेशान और डीप थॉट्स में दिखता है।
वो अपने मन में सोचता है कि पास्ट में भी काफ़ी बार लड़कियों ने उसमें इंटरेस्ट लिया है, पर इस बार मेड्यूसा का मामला काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल है। तभी अन्यांगो नोटिस करती है कि रिरुई की एनर्जी काफ़ी अजीब लग रही है। वो हाजिमे को वार्निंग देती है कि रिरुई का मेंटल बैलेंस अभी थोड़ा अनस्टेबल है। रिरुई का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो डंजन के अंदर सारे मॉन्स्टर्स पर बिना किसी मर्सी के अटैक करना शुरू कर देती है। वो इतने अग्रेसिव मोड में होती है कि रास्ते में आने वाले हर एक दुश्मन को लिटरली क्रश कर देती है। इतने सारे मॉन्स्टर्स का सफाया करने के बाद रिरुई डायरेक्ट हाजिमे के सामने आती है और उससे सवाल करती है कि आखिर वो उस लड़की यानी मेड्यूसा को क्या फाइनल आंसर देने वाला है। हाजिमे काफ़ी ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि वो खुद इस सिचुएशन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है और उसे नहीं पता कि क्या रिप्लाई देना चाहिए। जब वो लोग मिशन फिनिश करके वापस मेन गेट पर पहुंचते हैं तो ऑलिव उनका वर्क देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो नोटिस करती है कि आज उन्होंने अबनॉर्मल अमाउंट में मॉन्स्टर्स को ख़त्म किया है और वो उनकी इतनी हाई लेवल परफॉर्मेंस देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है। हाजिमे फाइनली ऑलिव को एक्सप्लेन करता है कि आज के इस डिस्ट्रक्शन का कारण दरअसल वही है। वो एडमिट करता है कि उसने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर दी है। वो बताता है कि मेड्यूसा के उस अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन ने उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया है और वो ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा। ऑलिव उसकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाती है और कहती है कि ये डिसीजन तो अल्टीमेटली तुम्हें ही लेना होगा कि आगे क्या करना है। वो उसे एक वार्निंग देती है कि अगर तुम खुद को हमेशा के लिए एक पत्थर में कन्वर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते तो मेरा सजेशन यही होगा कि तुम पोलाइटली मना कर दो। लेकिन हाजिमे के पास इसका कोई तुरंत आंसर नहीं होता और वो साइलेंस मेंटेन करता है। इस टेंशन को कम करने के लिए वो गिल्ड के अंदर बने रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए चला जाता है, पर वहाँ भी शांति नहीं मिलती क्योंकि मेड्यूसा वहाँ पहुँच जाती है और काफ़ी ग्रेस के साथ हाजिमे को एक ड्रिंक के लिए इन्वाइट करती है। रिरुई ये सब दूर से देख रही होती है और उसकी जेलेसी का लेवल पीक पर पहुँच जाता है। मेड्यूसा हाजिमे से अपने दिल की बात शेयर करते हुए कहती है कि ये पहली बार है जब वो किसी के लिए ऐसा अट्रैक्शन महसूस कर रही है और ये फीलिंग्स उसके लिए काफ़ी स्पेशल हैं। वो बताती है कि ये नया एक्सपीरियंस उसे अंदर से काफ़ी खुशी दे रहा है। हाजिमे अभी भी शॉक में होता है और उसे समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को कैसे नेविगेट करे। तभी अचानक वहाँ वेरोनिका यानी वैल्यू की एंट्री होती है। वो बिना किसी हेजिटेशन के हाजिमे को वहाँ से उठाती है और अपने साथ साइड में ले जाती है ताकि वो प्राइवेट में बात कर सके। वेरोनिका काफ़ी डायरेक्ट अप्रोच रखती है और हाजिमे से पूछती है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। भाई वो उसके दिमाग का छोड़ो, ये एनिमे में क्या चल रहा है? अचानक से सबको एमसी से प्यार हो गया, अब वो बेचारा करे भी तो क्या करें? और वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाला है। हाजिमे काफ़ी हेल्पलेस साउंड करता है और एडमिट करता है कि उसे सच में कोई आइडिया नहीं है कि उसे क्या स्टेप लेना चाहिए। वेरोनिका उसकी इस कन्फ्यूजन को देखकर थोड़ा हैरान होती है और उसे रियलिटी चेक देने की कोशिश करती है कि उनकी एडवेंचरर लाइफ में ऐसे डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी रिस्की साबित हो सकते हैं। वेरोनिका हाजिमे से काफ़ी सीरियस टोन में कहती है कि वो बस इतना चाहती है कि हाजिमे मेड्यूसा के प्रपोजल को तुरंत डिक्लाइन कर दे। हाजिमे थोड़ा पजल्ड हो जाता है और काउंटर क्वेश्चन करता है कि इस बात का क्या लॉजिक है और वो मेड्यूसा को मना क्यों करे। तभी वेरोनिका काफ़ी सॉफ्ट और इमोशनल होकर उसे एक्सप्लेन करती है कि वो दरअसल हाजिमे को पसंद करती है, भले ही वो इसे ओपनली एडमिट ना करे। वो उसे रिमाइंड करवाती है कि वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं और वो काफ़ी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल भी है। पूरी दुनिया उसकी ब्यूटी की तारीफ करती है, पर हाजिमे ही एक ऐसा यूनिक पर्सन है जिसने कभी उसे उस नज़र से देखा ही नहीं। वो एक क्लियर अल्टीमेटम देती है कि हाजिमे को सबसे पहले उसे प्रायोरिटी देनी होगी और किसी और के बारे में सोचने से पहले उसे प्रेफर करना होगा। वो लिटरली उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे फिनिश कर देगी। हाजिमे ये सुनकर काफ़ी नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तभी अचानक रिरुई वहाँ एंटर करती है और उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। रिरुई जेलसी की वजह से पूरी तरह फ्यूमिंग होती है और डायरेक्ट हाजिमे के पास आकर अपने दिल की बात शेयर करती है। वो काफ़ी डेस्परेटली कहती है कि हाजिमे-सान, मुझे आपसे एक सीरियस बात करनी है। वो प्रॉमिस करती है कि वो जल्द ही बड़ी हो जाएगी और एक काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनेगी। वो काफ़ी बोल्डली कहती है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस भी मैच्योर हो जाएगा और उसका बॉडी फिगर और बूब्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। इसलिए हाजिमे को अभी किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हाजिमे से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो मेड्यूसा को मना कर दे। तो दोस्तों, एपिसोड के एंड में तो लिटरली आग ही लग गई। कहाँ हम डंजन और मॉन्स्टर्स की बात कर रहे थे और कहाँ ये पूरा माहौल एक लव ट्रायंगल में बदल गया।
एक तरफ वेरोनिका ने अपनी सक्यूबस वाली साइड दिखाते हुए साफ कह दिया कि वो हाजिमे को बचपन से पसंद करती है और वो उसे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ रिरुई की जेलसी तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। उसका वो कमिटमेंट कि वो बड़ी होकर हाजिमे के लिए परफेक्ट पार्टनर बनेगी और उसका हर तरह से साथ देगी, ये दिखाता है कि हाजिमे की मुश्किलें अब सिर्फ मॉन्स्टर्स तक लिमिटेड नहीं रही हैं। अब देखना यह है कि हाजिमे इन दोनों की फीलिंग्स को कैसे हैंडल करता है, या फिर कोई नई लड़की उसकी लाइफ में एंटर करके और ज़्यादा रायता फैलाने वाली है। आपको क्या लगता है, हाजिमे को किसके साथ होना चाहिए, चाइल्डहुड फ्रेंड वेरोनिका या फिर लॉयल रिरुई? अपनी चॉइस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में मज़ा आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।